दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है और वो दूसरा हमारा नया जो मंच है आप सभी का द गुजरात रिपोर्ट, उस पर भी आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये सरकार रिकॉर्ड बहुत ब्रेक करती है। हालांकि उससे फायदा क्या होता है देश को, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 8वीं बार लगातार कुछ बजट पेश करती है। अब वो 8 बार बजट उसको पेश करने से पिछले 10 साल में 8 बार पेश किया, तो उससे हमको क्या फायदा हुआ? हमको मतलब मुझे, आपको। हम जो इस देश के आम नागरिक हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमारी समझ से थोड़ा बाहर है। इस बजट को डिकोड करना भी आपको मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि वो जो एक बिज़नेस जर्नलिज़्म होता है, अर्थशास्त्र की जो एक 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 समझ होती है, वो उतनी ज़्यादा मुझ में है नहीं, इसलिए मैं आज तक 1 रुपया भी बचा नहीं पाया, ना कुछ कमा पाया। कमाया तो जो कमाया वो जो है वो खाली होता रहा। तो हमको नहीं पता, पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसका आयोजन कैसे होता है, उसका हिसाब-किताब क्या होता है, ये हम नहीं जानते। तो जिसको समझ हो इस बारे में, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश का ज़्यादातर जो आम नागरिक है, वो बेचारा मेरी तरह ही है। वो कैसे भी करके मेहनत करके पैसा कमाएगा ज़रूर, लेकिन उसको बजट के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो हम जैसे सभी लोगों के लिए हमने आज एक मेहमान को आमंत्रित किया है और देश के बहुत ही जाने-माने बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं, अर्थशास्त्र को बहुत बारीकी से समझते हैं, परंजोय गुहा ठाकुरता साहब। उनको हमने आमंत्रित किया है, तो ज़्यादा वक़्त बर्बाद नहीं करेंगे। उन्हीं को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बजट, ये जो निर्मला जी है उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसे एक आम नागरिक इस देश का कैसे देखें और जैसे भी आप कहते हैं वैसे क्यों देखें? ये सर बता दीजिए। मयूर जानी जी, आप अहमदाबाद गुजरात में बैठे हैं और आप कह रहे हैं बिजनेस क्या है आप नहीं समझते हैं। नहीं सर, तो एक हमको नहीं पता। तो आप अलग तरीका का गुजराती हमें लग रहा है। मैं तो बंगाली हूँ, मैं लगभग 35 साल ये कोशिश कर रहा हूँ कि बजट का विश्लेषण करने के लिए, सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, और ये बड़े मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आपने हमें आमंत्रण किया, यू हैव गिवन मी द प्रिविलेज, द ऑनर, तो मैं कोशिश करूंगा। जी सर। इस बार निर्मला जी ने 1 घंटा 14 मिनट बात किया। जी। 5 साल पहले 2020 में उन्होंने 2 घंटा 40 मिनट लगाया बजट पेश करने के लिए। जी। जी। इतना लंबा हो गया थे, उसको पूरा बजट भी पढ़ नहीं पाया, जल्दी में कुछ पन्ने बाकी रह गया। फिर भी हाँ, देखिए निर्मला जी, ये तीसरी मोदी सरकार का पहला पूरा साल का बजट आज उन्होंने पेश किया। उन्होंने क्या किया, मैं छोटा अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि जी। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा। उन्होंने एक तेलुगु कवि, नाटक का लेखक गुराजादा अप्पा राव ने कहा था तेलुगु भाषा में कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इज इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। एक देश देश में जमीन नहीं है, देश सिर्फ जमीन नहीं है, उनका लोग हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें, और उन्होंने लिस्ट दिया, 6 लिस्ट दिया। जीरो पॉवर्टी, गरीबी शून्य, 100% अच्छे स्कूल में बच्चों के लिए शिक्षा। तीसरी, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिबल हेल्थ केयर, स्वास्थ्य व्यवस्था कम कीमत में, सबके पॉकेट में ज्यादा खर्च नहीं होगा, होना चाहिए। 100% स्किल्ड लेबर फोर्स और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार भी ऐसा होगा कि इसका माने भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप पकौड़ा बेच रहे हैं, मैं मोदी जी का भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कहा कि 70% महिलाएं हमारे देश में आर्थिक
जो व्यवस्था है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसमें करेंगे। और हमारे किसान है, हमारा कृषक जो है, पूरा सिर्फ देश का अन्नदाता नहीं, पूरा विश्व का अन्नदाता बन गया, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कहा, सब लोग तो ताली लगाया, सबको चाहिए ऐसे। मगर आज अगर आप हमें मौका देंगे, मैं बारीकी को आपको कोशिश करूंगा आपका दर्शक को बताने के लिए, एक भी ये जो उन्होंने लक्ष्य बताया साहब के सामने नहीं होने वाले। और बजट में जो आंकड़ा है, और बजट में उन्होंने जो नीति, बजट में जो उन्होंने सूचना दिया, इसमें नहीं होने वाले हैं। और किसी कारण के लिए मोदी जी हमारा परमात्मा है, अगर मोदी जी ने और कुछ नया बना देते हैं वो अलग बात है, मगर बजट में कुछ नहीं है। और ये हम एक एक करके आपको बताने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, पहला बिल्कुल। बात है कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, इसके लिए आयकर इनकम टैक्स में उन्होंने कंसेशन दिया। जी। निर्मला जी क्या कहा कि जो व्यक्ति का साल में 12 लाख रुपया का एसेसिबल इनकम आय है, उसको एक पैसा टैक्स नहीं देना। अगर आपको तनख्वाह मिल रहा है, सैलरीड क्लास है, तो इसके ऊपर आप 75,000 लगा दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। लगभग महीना में अगर आपका एसेसिबल इनकम जो आय है, जो आयकर के लिए 1 लाख रुपए है, तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। और बहुत लंबा समय के लिए विरोधी दल ने, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, ताली बजाया। मगर मैं कुछ सूचना आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग के पास पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कि इनकम टैक्स या आयकर देने के लिए कार्ड है? 8 करोड़। 140 करोड़, 8 करोड़। मगर ये 8 करोड़ लोग, सब लोग टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, आधा देते हैं, 4 करोड़। इसके मतलब है जो सचमुच आयकर देते हैं 4 करोड़ लोग हैं 140 करोड़ में। बिल्कुल। इसका एक हिस्सा लोगों को फायदा मिलेगा जरूर, और सरकार का राजस्व में 1 लाख करोड़ कम हो जाएगा। मगर सबसे फायदा मिलेगा या कुछ मध्य वर्ग के लोग को फायदा मिलेगा? मेरा कहना है मध्य वर्ग के लोग को फायदा मिलेगा। और समझ लीजिए आप जीएसटी कम नहीं करते, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अगर कम नहीं करते हैं, ये सबको फायदा मिलेगा। सबसे गरीब व्यक्ति जो सड़क में भीख मांग रहे से अंबानी, अडानी, सबको मिलेगा, क्योंकि ये है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आपका आय के ऊपर नहीं है, मगर जो चीजें आप बेचते हैं, कोई आप सेवा देते हैं, उसके ऊपर कर। तो इस तरह से मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा जो ताली मिला उनको, जिसके लिए 1 करोड़ रुपया सरकार दे रहे हैं आने वाले साल में, वित्तीय साल में, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा 140 करोड़ देश में 4 करोड़ लोग को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं मयूर जी। जी बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ के आसपास की आय की कमी होगी, उसका फायदा सिर्फ देश के 4.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। जी 4 करोड़ लोग के आसपास मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज निर्मला जी जब भाषण दिया, 10 मिनट, लगभग 10-12 मिनट उन्होंने कहा कि हम भारतवर्ष के कृषक के लिए, किसानों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, वो हमारे अन्नदाता है। जिस समय हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि एक भाई साहब जगजीत सिंह दालेवाल अनशन जी में 2 महीना से ज्यादा। सबसे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक समिति गठन किया और बोला आपको इसको मेडिकल एड दो, इसको ड्रिप दो, ये क्या, वो क्या चाह रहे हैं? वो बोले लीगल गारंटी, एक कानूनी गारंटी दीजिए, एमएसपी, न्यूनतम साझा मूल्य। इस विषय की एक शब्द भी नहीं है बजट की स्पीच में। जो एमएसपी, इसके बारे में कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारामन जी ने ये कहा
कि भारतवर्ष में लगभग 100 जिला है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पे जो फसल का जो उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी कम है। और इसके लिए अलग भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम के बाद किया, धन धान्य कृषक योजना। और ये 100 डिस्ट्रिक्ट में 1,70,00,000 किसान को फायदा मिलेगा। इस इलाका में फसल का उत्पादकता लो यील्डिंग क्रॉप्स है। तो हम बारीकी से जब बजट के कागज में देखा, बजट में अलग कहीं कुछ लिखा नहीं है, नहीं, इसके लिए अलग कोई वित्तीय एलोकेशन होगा, ये नहीं है कहीं। और आप ठीक तरह से देखेंगे तो अगर इस साल का जो कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट और इसके साथ आने वाले वित्तीय साल का बजट एस्टिमेट देखेंगे, कुछ आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। जी एक है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी, इसका जो पैसा कम हो गया, 15,864 करोड़ से गिर के 12,242 करोड़ हो गया। यह सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं। और आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, आप देख लेंगे कि रिवाइज्ड एस्टिमेट 2024-25 से बजट एस्टिमेट 25-26, जो अनुदान है, सब्सिडी देते हैं खाद्यान्न के ऊपर, फूड सब्सिडी, ये भी कम हो गया, 7,830 करोड़ कम हो गया। और इसमें आप मुद्रास्फीति भी नहीं ला रहे, जो नंबर आप एक के दूसरे के साथ नंबर आप तुलना करेंगे, कम हो गया। और भी देख लीजिए, मनरेगा जहां था वहीं पे है। मतलब जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसके ऊपर हमारे देश के बहुत सारे गरीब लोग जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो उसका एलोकेशन था वहीं पे है। यही जो कार्यक्रम है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन के जब आए थे, 2014 में आए थे, 2015 में लोकसभा में इन्होंने कहा कि मनरेगा का माने मतलब क्या है कि कांग्रेस सरकार का असफलता का प्रतीक। तो ठीक तो है, फिर इसको मैं उसके जारी बाद रखूं। कोरोना के पहले, कोरोना के बाद और भी पैसा खर्चा किया, मगर आज जहां था वहीं पे है। और दो चार आंकड़ा आप मैं देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप पूरा ये जो ग्रामीण इलाका में खर्चा कहाँ होता है, हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में कहा, मगर अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो अगर ये जो है, ये अलग कुछ किसान को लिए कुछ मिलेगा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और यही मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल क्योंकि सर। आप अगर एक सेक्टर बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, जी अगर आप देखेंगे कि हम जितने लोग को नौकरी मिलते हैं भारतवर्ष में, उसमें 44.1% था 17-18 में, कोविड के पहले। कोविड के बाद 2023-24 में ये 44.1% से 46.1% हो गया, मतलब 2% बढ़ गया शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। क्यों हुआ? जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग चले गए, शहर छोड़ के चले गए। ये कोविड का एक बड़ा आंकड़ा है। तो ठीक है, भारत सरकार कुछ भी कह सकते हैं, किसान लोग, मैं समझता हूं वो समझ गया सचमुच कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये उनको मालूम है, सबको मालूम है। एक विषय के ऊपर मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहता हूं आप, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक राज्य के बारे में। नाम बता दीजिए पहले। गुजरात। अरे नहीं, हमने बिहार। कहा अरे हमने कहा सर, हर नहीं, बिहार में तो मैं समझ चुनाव रहा हूँ। नहीं। मैंने तो आज जो निर्मला जी ने जो साड़ी पहनी, उसकी जो वाहवाही हुई कि मधुबनी शादी पहनी हुई है, तो वो तो बिल्कुल। मैं तो थोड़ा जो है मैंने भी मजाक कर लिया। मैंने कहा हर बार गुजरात से ही शुरू हो जाए तो मुझे पहले बोल देते हैं, फिर आते हैं बिहार पे।
देखिए विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं गुजरात में, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के बारे में कहा। हाँ, असम में एक नया खाद बनाने का, यूरिया बनाने के लिए एक कारखाना आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आप पोलावरम जो एक सिंचाई का एक जी, कार्यक्रम है, वो भी निर्मला जी कहा कि उसमें पूरा पैसा खर्च जी, करेंगे। आप जानते हैं निर्मला जी का कौन सा राज्य से आते हैं, जी, उनका जी, मातृभाषा तेलुगु है। बिल्कुल। हाँ, ये असम में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। और अपना क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का सरकार है। जयराम रमेश ने पूछा कि सब तो बिहार में जा रहे, आंध्र प्रदेश, वो भी आंध्र प्रदेश का है, बोला क्रूअली इग्नोर्ड। हाँ, बोला मनीष तिवारी कांग्रेस का एमपी, उन्होंने बोला से ये क्या भारत सरकार का बजट है या बिहार का बजट है? बिहार का बजट। क्योंकि आप देखिए, आप शुरू करते हैं, आप तो निर्मला सीताराम का सारी का प्रिंट अच्छी तरह से आप देख लिया। एक मखाना बोर्ड आ रहा है, जैसे हाँ, रबर बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, मखाना बोर्ड। देखिए जी। मखाना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा हुँ, खाद्यान्न है, पूरा विश्व में लोग चाहते हैं कि हम खाएं। क्यों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर जी, के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी, ये एक नया बोर्ड आ रहे हैं। जी, सिर्फ ये नहीं, निर्मला सीतारामन जी ने कहा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये भी आ जी, रहे हैं। वहाँ के बिल्कुल। आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में, और भी बड़ा हो जाएगा। वहाँ खत्म नहीं हो रहा है, एक नया एयरपोर्ट बन जाएगा भीता करके एक जगह। और जो पुराने जी, एयरपोर्ट है पटना में, उसको बेहतरीन होगा, उसको आधुनिकीकरण होगा, पैसा खर्च होगा। और भी है, जो वहाँ पे सिंचाई के लिए कोसी इलाका में, जो इलाका को मिथिलांचल इलाका में मिथिलांचल। 50,000 हेक्टेयर जमीन में एक सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकार पैसा खर्च करेंगे। उसी इलाका में लगभग 2008 साल में एक बाढ़ हुई थी, बहुत लोग का मृत्यु हुई थी। तो मेरा जी, कहना ये है कि हाँ जी, बिहार के लोग तो खुशी होना चाहिए, नीतीश कुमार जी भी खुशी होना चाहिए। इतना नया नया कार्यक्रम, स्पेशल स्टेटस शायद नहीं मिला, मगर कुछ लोग शायद दुखी हो सकते हैं, मगर बिहार के लोग को तो खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के लोग थोड़ा बहुत दुखी है, ऊपर गया था फिर नीचे गया था, थोड़ा बहुत नीचे चला गया। यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या होगा नहीं होगा उनको मालूम नहीं है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि इन्होंने, भारत सरकार ने एक एक और कार्यक्रम किया एमएसएमईज के ऊपर, छोटे माइक्रो लघु उद्योग, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए कर्ज आसान से मिल जाएगा। सरकार बहुत देर से, कोई बात नहीं, देर तो हो ही गया, मगर आज वो मान रहे हैं कि आज जो छोटे-छोटे हमारे देश में जो उद्योग है, इसका कितना महत्व है भारतवर्ष में। उनका उनका आंकड़ा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये नया आंकड़ा नहीं है, सबको मालूम है कि जी, भारतवर्ष में 1 करोड़ छोटे एमएसएमईज़ है, जो पंजीकरण हुई है, रजिस्टर्ड है। 7.5 करोड़ लोग को नौकरी देते हैं। जी, हमारे देश में औद्योगिक शिक्षा में 36% आउटपुट यानी कि उत्पादन, ये छोटा जी, एमएसएमई से आते हैं। हम जो जी, विदेश में हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसका जी, आधा से जी, थोड़ा कम 45% ये छोटे कारखाने देते हैं। यही छोटे-छोटे यूनिट, कोई एक परिवार का, कोई मियाँ-बीवी का, सबसे ज़्यादा असर पड़ा क्या? नोटबंदी। उसके बाद जिस हड़बड़ी में जीएसटी आपने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया, जी, जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया 2020 में, सबसे बड़ा असर पड़ा ये छोटे उद्योग में। यही आपको नौकरी देते हैं। तो देर हुआ कोई बात नहीं, आपने देर किया, मगर आप तो अभी-अभी बोल रहे हैं कि हम इनके लिए लोन्स आसान से दे देंगे, इसको दे दें। खर्चा ब्याज दर कम करेंगे, इनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स।
जो पहला बार बिजनेस शुरू करने चाहते हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजाति है, जो नीचे जात के लोग हैं, इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो सेक्टर है जहाँ ज़्यादा लोग को रोजगार देते हैं, इनको फायदा मिलेगा। जो जूता बनाते हैं, चमड़ा बनाते हैं, बच्चों के लिए खिलौना बनाते हैं, जो 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 खिलौना का प्रोसेसिंग, खिलौना बनाते हैं, और जो फूड प्रोसेसिंग है, ये सारे चीज को, ये छोटे छोटे जो लघु MSMEs को फायदा मिलेगा। यही है बजट में। ठीक, आप फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर के बाद इसके ऊपर काफी महत्व दिया निर्मला सीतारामन जी। मगर जैसे आपको मैंने पहले बोला, सर एक मैं बात समझना चाहता हूँ। आज ये जो बजट पेश हुआ, इससे पहले भी हर साल पेश हो रहा है। पहले वाले बजट में भी तो बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, है ना, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे वाली बात जो है हमेशा इस सरकार का सबसे खूबसूरत एक अंदाज ये है, ये बहुत कुछ करने की बात करती है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बहुत सारे। अब तो मैंने तो सर याद रखना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ये हार्ड डिस्क तो ऐसे ही भर जाएगी, कितना याद रखेंगे कि क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। लेकिन बजट को ध्यान में रखते हुए हमको ये सवाल हो रहा है कि आपके अगर ध्यान में हो कि इससे पहले जो कुछ कहा था उसमें से कुछ हुआ है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल का जवाब निर्मला जी के पास जरूर होगा, मगर शायद वो नहीं बताने चाहेंगे। बहुत कुछ वो नहीं बताते हैं। आपको मैं उदाहरण देके ये बात कहना चाहता हूँ। निर्मला जी को मोदी जी ने कहा इस साल 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा। और इसी सरकार का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो सबसे प्रधान है, जो आर्थिक सलाहकार है, अनंता नागेश्वरन जी, उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, हम नहीं पहुंचेंगे वहां तक। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे GDP, सकल घरेलू उत्पाद, हमारे है 6.3 से 6.8% के बीच बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कह रहे कि अगर हम 8% हमारे GDP उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे, और 10 साल नहीं 20 साल, जब तक भारतवर्ष का उम्र हो जाएगा 100 साल, 2047, तब हम विकसित एक अर्थव्यवस्था हमारा होगा। तो देखिए, आप वादा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वादा को निभाना और वादा सचमुच होगा कि नहीं, एक बहुत अलग कहानी है। देखिए, और आप जो बुनियादी ढांचा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे सड़क बनाने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, मगर जो हम कहेंगे आम लोगों के ऊपर जो बहुत बड़ा जो असर पड़ते हैं, जैसे अभी हमने कृषि क्षेत्र के बारे में किया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटा और लघु उद्योग के बारे में किया। मैं 2-3 चीज और आपको बताना चाहूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, और जैसे खाद्यान्न वगैरह वगैरह, इसके जो अनुदान आप दे रहे हैं, हमने मनरेगा का बात किया। आप देखिए, अगर आप 2025-26 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजट का, और जो बजट के एस्टिमेट है आने वाले साल में, आप देख लेंगे कि शिक्षा के ऊपर आपको 11,584 करोड़ आपका एलोकेशन कम हो गया। कम हुआ। स्वास्थ्य में देखिए 10,992 करोड़ कम हुआ। LPG यानी कि रसोई गैस के ऊपर जो सब्सिडी है, 2,700 करोड़ कम हो गया। मैंने जैसे कहा, मनरेगा जहां था वही है। आप बजट के एलोकेशन देखेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, जो अनुसूचित जाति है,
जो अनुसूचित जनजाति है, एससीज के लिए 27,000 करोड़ कम हो गया। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 17,000 करोड़ के आसपास कम हो गया। आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, उत्तर पूर्व इलाका में जो अलग आपने इसका एलोकेशन करते हैं वो भी 13,000 करोड़ कम हो गया। तो देखिए, आप जीडीपी कीजिए जितना बार आप चाहते हैं। जीडीपी बढ़ने के बाद अगर सिर्फ अंबानी अडानी को फायदा होगा और आम आदमी का फायदा नहीं होगा, तो ये मैं समझता हूँ सरकार भी समझते हैं, निर्मला जी भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। देश में जो असमानता है, जो एक असंतुलन है, वो ही बढ़ जाएगा। ये इनकम टैक्स भी कुछ लोगों को फायदा जरूर मिलेगा, ये एमएसएमईज को जरूर फायदा मिलेगा, मगर कितनों को फायदा मिलेगा और कितनों को नहीं फायदा मिलेगा, कितना महिला का फायदा मिलेगा, ये जो मुद्रास्फीति है इसके ऊपर कितना अंकुश लगा पाएंगे, ये बड़े बड़े सवाल है जी। हमको मानना पड़ेगा कि हमारा अर्थव्यवस्था इतना अच्छा नहीं है, रोजगार की बात कीजिए इतना अच्छा नहीं है, पूरा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक हलचल चल रहे है, ट्रंप आए हैं, तो सब मिलके अगर देखेंगे ये बजट कितना फायदा होगा आम आदमी के ऊपर, बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। आपने जो कहा सर, और मैंने उसको अगर ठीक से समझा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इस बजट में देश की शिक्षा के पीछे जो आवंटन होता है उसमें कटौती है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जो आवंटन होता है उसमें कटौती है। आप कह रहे हैं कि आदिवासी भाई बहनों के पीछे जो खर्च होता है उसमें कटौती है। एलपीजी की सब्सिडी जो दी जाती है उसमें कटौती की जा रही है। हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं उनके पीछे जो पैसा खर्च हो रहा था उसमें भी कटौती है। तो बढ़ा कहां पे है, किस में बढ़ाया गया है? बिहार के लोगों के लिए, बिहार में ज्यादा पैसा खर्च होगा। मध्य वर्ग को जो इनकम टैक्स के छूट मिला 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ सरकार दे रहे हैं इनको, 1,00,000 करोड़ इस साइड में देंगे और आपका जो घाटा है, जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको तो काटना ही पड़ेगा। तो इसी इलाका में काट हुआ, जिसको फायदा मिल रहा है हम तो बता दिया आपको। इनकम टैक्स कंसेशन, उस एक एक जो आपने अभी कह दिया कि जिस व्यक्ति के जो असेसेबल इनकम आयकर 12,00,000 करोड़ एक साल में है, उसको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा आयकर। 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 12,00,000 रुपया, आई एम सॉरी, 12,00,000 रुपया। इसमें जी। सरकार का कितना नुकसान होगा? 1,00,000 करोड़। तो आप घाटा भी कम करेंगे और आप पैसे भी कम आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको छूट मिलेगा। आपने क्या क्या बोला? आपको ये आंकड़ा मैं पहले बताया, दोबारा बता रहा हूं। 140 करोड़ लोग हैं, इसमें 8 करोड़ लोग के पास पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि इनकम टैक्स असेसी है, मगर सिर्फ 4 करोड़ लोग सचमुच टैक्स देते हैं। अगर आप दिखाएंगे, और ये सबसे अच्छी बात है, रिवाइज्ड एस्टिमेट इस साल का 2024-25 और बजट एस्टिमेट देखिए आपका 25-26, तो दिखा रहे 14.4% आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बनेगा। तो कहां से आएगा? आप कुछ लोग तो कम पैसे देंगे, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर में है जो, इनसे आप ज्यादा टैक्स लेंगे। और ये आप भूलिए मत, जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स जैसे है, क्या है, जो सबसे अमीर है वो ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे गरीब है वो कम टैक्स देते हैं। मगर ये तो सचमुच नहीं हो रहा। मैं नहीं, मेरा फॉर्मर बॉस है राघव बैल जी, उन्होंने एक लेख लिखा, उन्होंने बोला, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, वी आर द लोएस्ट टैक्स जुरिस्डिक्शन फॉर हाई इनकम इंडिविजुअल्स इन कंपैरेबली साइज्ड इकोनॉमीज। प्रश्न, और अब बोले ये सचमुच प्रोग्रेसिव है या प्रगतिशील है या रिग्रेसिव है? यानी कि हम जिस तरह से हम टैक्स दे रहे हैं, सचमुच के हम प्रगतिशील हैं? और ये भी बोला कि जिस तरह से ये जो 1,00,000 करोड़ आपको छूट दिया, ये आप, इसका जो फायदा सबको नहीं मिल रहा है। अब जीएसटी का रेट अगर कम करते हैं तो ज्यादा लोग को फायदा मिलेगा।
ये उनका कहना है, वो लिखित रूप में क्विंट में लिखा है, सकते हैं, आपका दर्शक भी पढ़ सकते हैं। तो आने वाले So, वित्त साल में तो तो ये जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं जिनके बहुत सारे ऋण भी माफ कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, वेव कर दिए जाते हैं, इनसे कुछ ज्यादा कर या टैक्स नहीं वसूलना चाहिए, ताकि वो तो भरते हैं, वो तो बहुत बड़ा मुनाफा खाते हैं, उनसे बहुत अच्छा ज्यादा सवाल पैसा आपने नहीं किया, लेना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये राजनीतिक दल का पैसा कहाँ से आएगा जी? कौन देता है राजनीतिक दल के लिए पैसा? चुनाव लड़ने के लिए कौन पैसे देते हैं? सफेद पैसा, काला पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो आप खाता में दिखाते हैं, जो आप खाता में नहीं दिखाते हैं। आप चुनाव प्रचार के लिए कौन पैसे देते हैं? हेलीकॉप्टर का पैसा कौन देते हैं? हवाई जहाज का पैसा कौन देते हैं जी? आप बोलिए, चुनाव प्रचार करने के लिए जो उम्मीदवार है, इनका पैसा कहाँ से आता है? सवाल का जवाब मैंने दिया आपको? नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, मेरे एक मैं आपसे बात करने से पहले एक और जो मेरे मित्र हैं जो इसकी समझ थोड़ी बहुत रखते हैं, तो उनसे बात कर रहा था, तो वो एक चीज पे बड़ा जोर दे रहे थे। बोले यार मयूर, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा क्या? बोले यार, हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो ग्राफ है वो बहुत कमजोर है। अब मैं इसको समझ नहीं पा रहा था, मैं आप ही से पूछ लूं ये क्या होता है और उससे देखिए, क्या फायदा या नुकसान होता है अगर वो ठीक हो तो। हाँ, ये देखिए बहुत कुछ लिखा है हमारे आर्थिक समीक्षा में, इकोनॉमिक सर्वे जो 31 जनवरी में पेश किया। तो देखिए, ये जो आप खर्चा कर रहे हैं, किसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी का जो रेट है, ये थोड़ा बहुत कम हो गया, 6% सा 2017-18 में, ये हो गया 3.2% 2023-24 में। मगर साथ साथ जो अपने आप को नौकरी देते हैं, जो अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका जो आंकड़ा है, जो इस समय 52.2% से 58.4% बढ़ा। मतलब 6.2% बढ़ गया पिछले लगभग आपका 6-7 साल में। ये क्या अच्छा है? इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए तो हम तो कुछ करना पड़ेगा। हमारा बीवी बच्चा है, हमारा रसोई में आग बंद हो रहा है, तो हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम कुछ करते हैं। वही जो मोदी जी कहा, पकौड़ा, आपको पकौड़ा बेचना है तो पकौड़ा बेचिए, कुछ तो थोड़ा बहुत कमाई होगा तो हमारे घर के लिए। तो ये सचमुच जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं कहेंगे ये डिसेंट जॉब्स है, ये डिसेंट पेइंग जॉब्स। अब मजबूरी से आपको तो कुछ ना कुछ तरीका से रोजगार करना पड़ेगा। यही है, देखिए, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप कुछ भी कहिए, आप देखिए रोजगार आज सबसे बड़ा समस्या है भारतवर्ष में। 140 करोड़ लोग में काम करने वाला जो वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं, 16 साल से 60 साल, ये आपका पूरा हमारे जितने लोग हैं उसका 2/3 66% से भी ज्यादा आसपास है, और बाकी अत्यंत कम उम्र का है या बुजुर्ग व्यक्ति है। तो ये आज भारतवर्ष के सामने सबसे बड़ा चुनौती है, और ये इस बजट के बाद इसमें कुछ फर्क आएगा कि नहीं है, मेरा तो लग रहा है खास फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत छोटे लघु उद्योग और भी 2-4 नौकरी देगा। कितना नौकरी देगा? जो नौकरी चला जाएगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये भी कहना मुश्किल है। तो ऑन द होल अगर आप सब कुछ मिला के देखिए, ये जो बजट है लोगों का लुभावन करने के लिए दिखाया गया है। सरकार बताने चाहते हैं, देखिए हम छोटे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिला के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हमने शुरू किया आपको बताने के लिए। पर कुछ लोग को तो कुछ फायदा मिलेगा, मगर मैं जिस तरह से विश्लेषण किया आपका दर्शक के लिए,
ज़्यादा लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग को फ़ायदा मिलेगा। और हमारे देश का अमीर और गरीब के बीच जो असमानता है, जो जो क्या कहते हैं दुराई है, वो कम नहीं होगा, बढ़ने का भी एक संभावना है। अच्छा, कोई विशेष अच्छा, ये जो क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर बहुत चर्चाएं होती है कि विदेशी मुद्राएं हमारे पास तब ज्यादा आती है जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो क्या ऐसी कोई नीति है इसमें आपको दिखाई देती है जिससे हमारा एक्सपोर्ट ये बढ़े? ये और ये आपका आम बजट में नहीं आता। ये ये नहीं आता? अलग ये ये लग वाणिज्य मंत्रालय के लिए अलग एक नीति होता है, ट्रेड हाँ। पॉलिसीज होते हैं। इसमें बहुत आजकल उथल-चढ़ाव हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका में क्या होगा, नहीं होगा। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एक थोड़ा बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे, मैं पढ़ रहा था। 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा 5 हफ्ते में वित्त मंत्रालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोज़ीशन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी। जो राजस्व का जो विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सचिव होते हैं, 4 व्यक्ति उस पोस्ट में थे पिछले 5 महीना में। तुहिन कांत पांडे, अरुणेश चावला जी, अजय सेठ और आज जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये सब बजट तैयार होने का 1 महीना 5 हफ्ता पहले। ये फैक्ट है बस, और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैं नहीं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी, वो 4 साल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, प्रधान जो आर्थिक सलाहकार थे। ये मोदी सरकार में 2014 से 2018 उन्होंने एक जी। इंटरव्यू दिया है, करण थापर को एक लंबा इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सामने बहुत बड़ा चुनौती है। हमारे जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, कम हो गया। इसके पीछे ये अचानक कुछ नहीं, एक बहुत गंभीर सिर्फ नहीं है, ये एकदम डीप सीटेड स्ट्रक्चरल, उनका भाषा में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। विदेश से निवेशक नहीं आ रहे, हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति वो भी निवेश नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा 2-3 बात कहा कि सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है हमारे सामने, जो बदलाव लाने का बहुत जरूरी है। एक बोला कि नेशनल चैंपियंस पॉलिसी। आप कुछ लोगों को चैंपियन बना दिया, आप अंबानी अडानी जी को चैंपियन बना दिया, बाकी लोग का क्या होगा? वो दुखी है, क्या होगा? उनका भाषा। अंबानी और अडानी का नाम नहीं किया, मगर बोला है किसी लोग को ज्यादा फायदा मिला, सबको फायदा नहीं मिलेगा। इसका असर पड़ रहा है बाकी निवेशक के ऊपर, विदेशी निवेशक के ऊपर। उनका भाषा में नेशनल चैंपियंस पॉलिसी। दूसरी चुनौती उन्होंने बोला वेपनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सरकार अपने जो एजेंसीज है उनको हथियार बना दिया, और ये राजनीति में भी है, अर्थव्यवस्था में भी है। कुछ लोगों के ऊपर आप चुन के उसके ऊपर आप टैक्स की डिमांड देते हैं, आप आयकर देते हैं। और आखिरी जो चीज है कि आप सचमुच उदारीकरण के बाद ये जो ट्रेड पॉलिसी आपने बोला, वाणिज्य का पॉलिसी, आप एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट बन गया, मतलब आप अंदर देख रहे हैं। आप पूरा विश्व में भी ऐसा हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। और अलग अलग तरीका से इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी है। जिस तरह से हम पुराने जो नीति थे, हमारा वाणिज्य नीति थे, वो हम वापस चले गए हैं। वी हैव गॉन बैक, रिवर्स हो गया, एकदम उल्टा हो गया। तो ये मोदी जी का सरकार, मोदी जी ने खुद कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार एकदम न्यूनतम हो जाएगा, मगर गवर्नेंस जो है, जो प्रशासन का काम है, वो बढ़ गया। सचमुच हुआ कि नहीं? मेरा नहीं लग रहा है हुआ। मिनिमम गवर्नमेंट भी नहीं हुआ, और मैक्सिमम गवर्नेंस किस तरह से हुआ, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा आज मेरा एक प्रश्न चिन्ह है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे। हम और आप कमाते हैं, हम तो भाई, हमको पता है कि हर महीने इतना पैसा आएगा, उसके बाद कितना जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे खर्चे अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक खाता वही रहती है कि भाई हर महीने ये एक रुपया आ रहा है।
और हर महीने फिर जा रहा है तो उसका हिसाब लगाते हैं कि यार एक्स कमा रहे थे और डबल एक्स चला गया या एक्स स्क्वायर चला गया या तो एक्स ही चला गया, चलिए पीछे कुछ बचा नहीं। तो उस तरह से हम लोग जो है हमारा घर का बजट देखते हैं। हमारे देश में इस बात का मतलब जहां तक मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूं सर, पहले तो ये बताया जाता था कि रुपया आएगा कहां से और रुपया जाएगा कहां। इस बार बताया गया है कि कहां से आएगा रुपया और फिर कहां जाएगा। ये सब बताया गया, अच्छा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं और कुछ, कि देखिए आप एक परिवार के बजट के साथ पूरा एक देश का बजट का तुलना आप नहीं कर नहीं कर पाए, सकते, नहीं कर और सकते, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए मैंने देखो एग्जाम्पल दिया एक सिर्फ, आपको समझ आइडिया देता हूं, हमारे पब्लिक डेट जो हमने हमारे ऋण जो है, पूरा देश में जो ऋण है, ये है पूरा हमारे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80%। अगर कितना। पूरा 80, 80% आप कह रहे हैं कि पूरे इंडिया, देश का ऋण जो है वो पूरी जीडीपी का 80% है। दैट्स करेक्ट, इंडियाज पब्लिक डेट इज नियरली 80% ऑफ जीडीपी। दूसरी बात है, अगर हम ऋण लिया उसके ऊपर जो कर्ज देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट जो देते हैं, सरकार का पूरा जो राजस्व टोटल रेवेन्यू आता है उसका लगभग 25% है। बस। बस इस तरह से कोई आपका परिवार चलेगा, आपका संसार चलेगा? नहीं चलेगा। सरकार का पास जो क्षमता है वो आपका पास नहीं है। वो क्या है? वो सीधा भी बोल सकते हैं, घूम फिर के बोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छपना, नोट छपने का जो क्षमता है, जो कहीं एक परिवार के नहीं, एक व्यक्ति के पास नहीं, ये सरकार के पास नहीं। ये एक लंबा एक चर्चा का विषय है, और किसी वक्त शायद आपके साथ मौका मिलेगा। ये बहुत जटिल विषय है, मगर हम बात करेंगे जरूर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मैं आपको आपसे मतलब ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति मांगू उससे पहले एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। कुंभ के मेले में गंगा स्नान किया कि नहीं किया सर? अरे सर, नहीं किया मैंने। मेरा जितना पाप है अभी भी हमारा बदन के अंदर है। माँ, हमने वहां पे स्नान नहीं किया तो अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ, अभी मैं अशुद्ध नहीं हूँ। अभी भी एक हमारे पास रास्ता और है, मैंने नई रास्ता देख रहा हूँ। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी चले जाता हूँ, शायद मेरा सारी जो पाप है वो साफ हो जाएगा, मगर अभी मैं स्वाधीन हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूँ। या तो गंगा में स्नान कीजिए अपनी जान जोखिम को डालते हुए, या आसान तरीका है कि वो केसरी कलर का जो दुपट्टा है वो पहन लीजिए महाराज, तो सब पाप आपके धुल जाएंगे। पर हम मुश्किल हमारी ये है कि ना मैं ना आप ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते हैं, क्या करें। तो हमारे पाप हमारे साथ ही रहेंगे, ये लगता है मुझे। चलिए मयूर जी, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम एंड आपने जो वक्त निकाला धन्यवाद। और बड़े उम्मीद है आसान आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि कोशिश थैंक यू। किया सरल भाषा में आपका दर्शक के लिए। जो भी विषय अत्यंत जटिल है, फिर भी मैं कोशिश किया। खुश, थैंक यू आपका सर। दर्शक बताएंगे मैं सफल हुई कि नहीं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा आम हूँ, मेरी कोई इसमें ज्यादा समझ नहीं है, मुझे समझ में आ गया तो मुझे लगता है दर्शकों को भी। हाँ, जो मुझसे विद्वान है वो तो और समझेंगे, लेकिन जो मेरी समझ के लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच, थैंक यू जी। थैंक यू। तो दोस्तों, परंजी गुहा ठाकुरदा साहब थे। बड़े आसान से शब्दों में कहें, इस पूरे बातचीत का अगर जो कहना सार है वो ये है कि आम आदमी को वैसे कुछ फायदा नहीं है, सिवाय वो 4 करोड़ लोगों को छोड़ के। उन 4 करोड़ में से भी वो लोग जो 12 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं उनको मैक्सिमम फायदा है, बाकी तो ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर कमी की गई होती तो पूरे देश के आम सभी गरीब से लेके सभी वर्ग के लोगों को इनको जरूरत है वो फायदा होता, लेकिन वो हुआ नहीं है। और बाकी तो जो जरूरी चीजें हैं उन सभी पर कटौती की गई है खर्चे में, है ना, बजट में। जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एलपीजी की सब्सिडी है, दलित समाज के पीछे खर्च होने वाली रकम है, या तो आदिवासी समाज के पीछे खर्च होने वाली रकम है,
और ज्यादातर फोकस किया गया है बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार के लोगों को बिल्कुल अब बाद में जुमला कहा जाएगा, अभी तो वादा ही कहते हैं। वादों की भरमार की गई है। पता नहीं वो फिर जुमले साबित होंगे या वादे निभाए जाएंगे, हमको नहीं पता। अब तक का अनुभव तो ये कहता है कि बहुत सारी चीजें ज्यादातर जुमला ही पुरवार होती है, लेकिन खैर, तो बिहार को फोकस किया गया है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश है। बाकी के जो लोग हैं उनको, वो कपिल शर्मा की भाषा में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला हुआ है। आप उस ठुल्लू को लेके घूमते रहिए जहां जाना है वहां। और अभी कुंभ का मेला चल ही रहा है, तो आप वहीं चले जाइए अगर आपको लगता है कि बड़ी जोर से आपको भक्ति आई हुई है तो। बाकी अगर दिमाग और दिल, मतलब दिमाग की खिड़की और दरवाजे खुले हैं, तो इस बजट के एनालिसिस पर थोड़ा गौर से सोच विचार कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके साथ लगातार कौन सा खेल खेला जा रहा है। और बाकी तो आप समझदार लोग हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। तो इस बातचीत के बारे में अपनी राय ज़रूर से हमको कमेंट के ज़रिए लिख के बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके आपके सहयोग से। और चैनल भाई साहब आप सभी का है, इसको आप जब देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, है ना? और अपने आस-पास के लोगों से करवाइए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।